चलिए अब ये रिवर्टिबल रिएक्शन जो लास्ट सेक्शन में हमने स्टार्ट किया था, अब उसके कुछ और एस्पेक्ट्स हैं। तो क्या बोलते हैं इसमें, हम रिवर्टिबल रिएक्शन जो होती है ये क्लोरोफॉर्म के अलावा CCl4 भी शो कर देता है। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं हम, रिवर्टिबल रिएक्शन जो होती है ये क्लोरोफॉर्म के अलावा CCl4 भी शो करेगा। और एक और केस हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट है CH2Cl2 भी ये वाली रिएक्शन में शो कर देता है। ठीक है, कैसे हो गए रिएक्शन में इनके साथ ये देखें हम। तो सिंपली मैकेनिज्म मोर और लेस वैसा का वैसा ही है। क्या किया हमने, फिनॉल को KOH और CCl4 के साथ हीट किया। कौन सी चीज हो जाएगी, तो KOH इसको सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, इसके रेजोनेंस से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी तीसरी बार देख रहे हैं अपन कोलबे-श्मिट मिला के, ये नेगेटिव जो है CCl4 पर, यहाँ बोलेंगे CCl4 का पूरा मॉलिक्यूल खुद इस बार इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करता है। तो इस नेगेटिव ने इधर C पर अटैक किया, यहाँ से किसको हटा दिया, Cl नेगेटिव को हटा दिया। ठीक है, और इस पर से क्या हट गया, हमने बोला इस पर से बेंजीन पर से H हट गया एरोमेटिसिटी के रीगेनिंग के लिए। ठीक है, तो निकला यहाँ से Cl नेगेटिव हटा, एक यहाँ से H हटा, तो HCl हट गया, इधर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस से वापस क्या करेगा ये, इसको बेंजीन को एरोमेटिसिटी दिलवा देता है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि CCl4 के साथ वाले रिवर्टिबल रिएक्शन में CCl4 का मॉलिक्यूल खुद ही क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। तो इस नेगेटिव का CCl4 वाले कार्बन पर जब अटैक करवाया जाता है तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, दैट Cl इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। ठीक है, बेंजीन पर से H हटा, इससे लॉस ऑफ HCl होकर फॉर्मेशन हो गया किसका, तो हमने बोला यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव और इधर CCl3। क्लियर है। अब कौन सी चीज होती है इसमें, हम बोलेंगे अब एरोमेटिसिटी के रीगेनिंग के लिए नेगेटिव चार्ज में रेजोनेंस किया, तो यहाँ बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर के रिएक्शन तो क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑलमोस्ट वैसी की वैसी जैसी CHCl3 की थी। अब क्या है, साइड में 3 Cl लगे, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो OH नेगेटिव तीनों Cl हटाकर क्या लगा देता है, यहाँ 3 OH लगा देगा। ठीक है, एक कार्बन पर 2 OH ही अनस्टेबल होते हैं, 3 OH और अनस्टेबल रहेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से लॉस ऑफ वाटर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड या रिवर्टिबल विद CCl4 है ना, इसका प्रोडक्ट हम क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये जैसे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन। तो कोलबे-श्मिट रिएक्शन विद CO2 कार्बोक्सिलेशन है, और रिवर्टिबल रिएक्शन विद CCl4, दिस आल्सो इज अ केस ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलेशन। आ रहे हैं ना समझ में, रिएक्शन से क्या हो रहा है, COOH का इंट्रोडक्शन हो रहा है रिएक्टेंट में, इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कार्बोक्सिलेशन। आया समझ में, दिस इज व्हाट दैट CCl4 के साथ रिवर्टिबल रिएक्शन। ठीक, अब कौन सी चीज है, ऐसे कैसे CH2Cl2 जो होता है इसके साथ भी रिवर्टिबल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, CH2Cl2 के साथ कैसे होगी, तो हम बोलेंगे वही KOH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एसिड लेके खींचेगा, तो क्या बचेगा CHCl2 नेगेटिव, CHCl2 नेगेटिव अपने में से किसको हटा देगा, Cl नेगेटिव, तो क्या बच गया यहाँ पर दिस क्लोरोकार्बीन है ना। उधर क्या बनी थी, CHCl3 के साथ डाइक्लोरोकार्बीन, यहाँ पर क्या बना है, क्लोरोकार्बीन। बस अब मैकेनिज्म 2 बार लिख चुका, तीसरी बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको अपने आप से आ जाएगा। यहाँ पर अटैक होता है, H जो हटता है वो इसी के ऊपर से पक जाएगा, क्या बन गया CH2Cl, और फिर क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद साइड चेन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ क्या बन गया, इट इज CH2OH। ठीक है, ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, जिसको मिल्क ऑफ रोजेस भी कहा जाता है ना। तो कौन सी चीज हुई, हमने बोला फिनॉल के ऊपर जब CH2Cl2KOH इसके साथ रिवर्टिबल रिएक्शन करवाया तो क्लोरोकार्बीन बनकर सेम मैकेनिज्म से फाइनली हमको क्या मिला, मिल्क ऑफ रोजेस या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। आगे ना सारा समझ में, तो हमने कौन सी चीज बोली है, रिवर्टिबल रिएक्शन किसके साथ भी हो सकती है, CCl4KOH, इसमें प्रोडक्ट क्या बना, सैलिसाइलिक एसिड, और रिवर्टिबल रिएक्शन किसके साथ भी हो सकता है, दैट इज विद CH2Cl2 एंड KOH, इसमें क्लोरोकार्बीन के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाता है, दिस मिल्क ऑफ रोजेस। आए ना समझ में, रिवर्टिबल रिएक्शन के लिए खास बात क्या बोल चुके हैं अपन, कि रिएक्शन मोस्टली क्या होती है, दैट इज आल्सो सिलेक्टिव, मतलब प्रोडक्ट जो रहेगा इसमें मोस्टली हमको कौन सा मिलता है, ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है।
आया समझ में अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद ये तो नॉर्मल रिवर्टिबल रिएक्शन हो गई। अब अपन क्या देख रहे हैं, एबनॉर्मल केसेस ऑफ रिवर्टिबल रिएक्शन या स्पेशलिटीज इन रिवर्टिबल रिएक्शन, है ना। तो ये आगे जो ऊपर लिखा हुआ है ये भी कौन सी चीज, ये रिवर्टिबल रिएक्शन ही है, बट इसमें कुछ स्पेशलिटी होती है, तो वो स्पेशलिटी हमको देखनी है, ठीक है। तो कौन सी चीज हम देखते हैं इसमें, यदि रिवर्टिबल रिएक्शन करवाते समय फिनॉल में OH की पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड हो, है ना। क्या बोला हमने कि रिवर्टिबल रिएक्शन फिनॉल पर जब हम करवा रहे थे तो फिनॉल के साथ इट इज सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगा था वो कहाँ लगा था, इसकी पैरा पोजीशन पर लगा था। समझ आ रही बात ये, है ना। हम ऐसे वाली फिनॉल की रिवर्टिबल रिएक्शन देखना चाह रहे हैं जिसमें फिनॉल में OH की पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है तो एज एक्सपेक्टेड जैसा बनना था बन गया। इसमें जो दूसरा वाला प्रोडक्ट होता है ना ये अनएक्सपेक्टेड होता है। समझ आ रही बात है। पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर एंड दैट इज अनएक्सपेक्टेड आल्सो, है ना। पैरा पोजीशन पर क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, उसको हटा के क्या लगा दिया हमने, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब क्या करेगा, पैरा पोजीशन पर आता है तो यहाँ से वो किसको CH3 को हटा नहीं पाता, या जो सब्स्टिट्यूएंट लगा था इसको वो हटा नहीं सका। समझ आ गई बात ये। तो कौन सी चीज हो गई, तो हमने बोले यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट बना था ये बना ही रह गया, ये एरोमेटिसिटी रीगेन कर ही नहीं पाया, ठीक है ना। CCl2 जब इससे नेगेटिव कार्बन से जुड़ेगा तो क्या होगा, CCl2 नेगेटिव बनेगा, और इसके ऊपर जो H आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, दैट इज फ्रॉम द सॉल्वेंट। समझ आ गई बात ये। तो पैरा प्रोडक्ट जो है उसमें क्या बोला हमने, CCl2 के साथ रिएक्शन हुई, कहाँ पर हुई, पैरा पोजीशन पर हुई। समझ आ गई बात ये। CCl2 के साथ रिएक्शन हुआ, कहाँ पर हुआ, तो हमने बोला पैरा पोजीशन पर हुआ। आगे समझ में अच्छे से। अब कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला H जो CCl2 नेगेटिव बना क्योंकि मिथाइल तो हट नहीं पाया, ठीक है। अब CCl2 नेगेटिव को हाइड्रोजन कहाँ से मिला, तो हमने बोला दैट इज फ्रॉम द सॉल्वेंट। हुआ क्या क्लियर है। अब सॉल्वेंट से हाइड्रोजन मिलकर CH2 बन गया। अब क्या होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर स्टीरिक हिंडरेंस की वजह से इसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होता है, मतलब बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज हैं कि एक तो एरोमेटिसिटी रीगेन नहीं हो पाई, CH2 पर ही रिएक्शन रुक गई, मतलब आगे हाइड्रोलिसिस भी नहीं हुआ, तो उसकी वजह हम क्या बोल रहे हैं कि स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से हाइड्रोलिसिस नहीं होता, और रिएक्शन में हमको यही मिल जाएगा एज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो माइनर भी होता है और अनएक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि इसमें क्या हो गया था, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। समझ आ गई बात ये। हम कौन सी चीज बोलते हैं कि फिनॉल की पैरा पोजीशन यदि ऑक्यूपाइड हो तो उस पर जब रिवर्टिबल रिएक्शन करवाते हैं तो ये तो मेजर प्रोडक्ट एज एक्सपेक्टेड मिल जाता है, ये क्या रहेगा, माइनर अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। अनएक्सपेक्टेड बोलने की वजह समझ में आ गई ना, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज विद द एरोमेटिक कैरेक्टर भी हो रहा है। आगे समझ में अच्छे से। अब इसके बाद फिर ये इसको अपन ने क्या बोला था, हेट्रोसाइक्लिक वाला एक सेक्शन देखा था अपन ने, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, बट इसका बेसिक अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होते हैं, पोजीशन नंबर 2 या पोजीशन नंबर 5 पर, ठीक है। और इसकी रिंग जो होती है वो क्या होती है, एनिलीन टाइप की हाईली एक्टिवेटेड रिंग होती है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म अल्कली से यहाँ भी कौन सी चीज हो जाती है, तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म अल्कली से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रिवर्टिबल रिएक्शन हो जाएगी, कहाँ पर, दैट इज एट पोजीशन नंबर 2। समझ आ गई बात। उसका तो मैकेनिज्म वगैरह देखने की जरूरत नहीं, उसका बेसिक पूरा पड़ा हुआ है अपना। अब यहाँ भी क्या होता है, ये एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है रिएक्शन में, है ना। जब हम ये कंपाउंड क्या, दिस इज पायरोल, तो पायरोल के ऊपर क्या है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच, तो जब इस पर रिवर्टिबल रिएक्शन करवाने की कोशिश की गई तो हो गई, पोजीशन नंबर 2 पे नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिवर्टिबल रिएक्शन वाला प्रोडक्ट जो मिलना था मिल गया, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी मिल जाता है ना, दैट इज व्हाट दैट 3-क्लोरोपाइरिडीन, है ना। रिंग एक्सपांशन होकर हमको ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट भी मिल रहा है। समझ आ गई बात है। अब ये किससे मिलता है इसको समझे हम क्या होते हैं, जो डाइक्लोरोकार्बीन होती है ये क्या भी करना जानती है, साइक्लो एडिशन करना भी जानती है। समझ आ रही है बात ये। डाइक्लोरोकार्बीन में क्या भी हो सकता है, इसके थ्रू क्या भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पर ये क्या भी करती है, तो हम बोलेंगे साइक्लो एडिशन भी करती है। समझ आ गई बात ये। साइक्लो एडिशन हुआ तो क्या हो गया, डाइक्लोरोकार्बीन जुड़ गई यहाँ पर, है ना।
अब इससे क्या बना, डाइक्लोरोकार्बन के साइक्लो एडिशन से तो हम लोग लाइक बाइसाइक्लो कंपाउंड बना, जिसमें वन ऑफ द रिंग्स इज व्हाट, 3 मेंबर्ड रिंग। आ रहे समझ में, एक बाइसाइक्लो कंपाउंड बना जिसमें एक रिंग किसी थी, 3 मेंबर्ड थी, है ना। ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं वैसे अनस्टेबल होते हैं, तो 3 मेंबर्ड रिंग यदि हो तो क्या हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। आगे समझ में। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये अनस्टेबल रिंग टूटेगी, तो इसके टूटने का तरीका क्या, तो हम बोलेंगे काफी सिस्टमेटिक होता है। ये वाला बॉन्ड नीचे वाले कार्बन से ऊपर वाले कार्बन की तरफ ही टूटेगा, ठीक है ना। एटम्स को नंबर भी दे लो आप, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा 1, ये कार्बन 2, ये क्लोरीन वाला कार्बन 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। इस बॉन्ड को हमने, इस रिंग को तोड़ते समय यहाँ से यहाँ ही क्यों तोड़वाया, तो हम बोलेंगे एटम नंबर 2 पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ किस में रहेगा, रेजोनेंस में। इस वजह से इस बॉन्ड का यहाँ से यहाँ ही टूटना काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। आया ना समझ में। इसकी वजह से जो एटम नंबर 4 है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 3 तो किसके बीच में फंसा हुआ है, 2 और 4 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको नंबर डाल लो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 के ऊपर नेगेटिव आ गया, 3 के ऊपर क्या लगे थे, 2 क्लोरीन तो लगे हुए हैं। समझ आ गई बात। ये एटम नंबर 4 जो है ये कैसा है, दैट इज विद नेगेटिव चार्ज। समझ आ गई बात। ये नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसके साथ शेयर किया, दैट इज विद कार्बन नंबर 2, तो क्या हो गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया। कौन सी चीज हो गई, नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड्स बनने की वजह से उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आए ना समझ में। तो जब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन 2 के साथ शेयर किया तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना, नाइट्रोजन पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन पॉजिटिव था उस पर नेगेटिव आया तो वो न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, एच इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव हट जाता है। समझ आ गई बात। ये नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हो गया, इसने अपने ऊपर से एच को पॉजिटिव के फॉर्म में हटा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कौन सी चीज है, इस कार्बन पर 2 क्लोरीन है तो कार्बन कैसा हो जाएगा, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और पड़ोस वाले कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, किस पर, कार्बन नंबर 3 पर। वो क्या करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव जो अच्छा लीविंग ग्रुप है उसको एक को हटा दिया, Cl नेगेटिव हटा तो कार्बन पॉजिटिव, ये कार्बन नेगेटिव क्या बन गया, पाई बॉन्ड, तो एरोमेटिसिटी आ गई यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 3 पर एक क्लोरीन बचा रह जाएगा। समझ आ गई ना बात। ये तो इससे क्या बन जाएगा, दैट 3 क्लोरोपाइरिडीन एज द अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इन रिएक्शन। आए ना समझ में। फिर से एक बार समझा रहा हूँ मैं, डाइक्लोरोकार्बन क्या भी कर सकती है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पर साइक्लो एडिशन तो कर दिया, साइक्लो एडिशन से बना बाइसाइक्लो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, 3 मेंबर्ड रिंग हुई थी इसमें तो और अनस्टेबल होता है, तो टूटा। टूटने का तरीका क्या है, नीचे वाले कार्बन से ऊपर वाले कार्बन की तरफ, ताकि कार्बन नंबर 2 जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है इस पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, ताकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर करके उसको क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। आया समझ में। अब क्या हो जाएगा, जब ये रिंग इधर से इधर टूटी तो कार्बन नंबर 4 पर नेगेटिव चार्ज आया, फिर जो 2 और 4 के बीच में फंसा था वो क्या हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग में 3 की जगह आ गया, उस पर 2 क्लोरीन लगे रहने दिए। कार्बन नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन के टोटल 4 बॉन्ड्स होकर क्या आया, उस पर पॉजिटिव चार्ज, उसने अपने ऊपर से H पॉजिटिव को हटा दिया अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए, H पॉजिटिव हट गया। इधर 2 क्लोरीन की वजह से कार्बन नंबर 3 पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी काफी ज्यादा है, तो C नेगेटिव ने, एटम नंबर 4 ने इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, Cl नेगेटिव अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, हट गया। उसके हटने से एटम नंबर 3 पर पॉजिटिव आया, 4 पर नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव पाई बॉन्ड बनकर क्या हो गया, पाइरिडीन मिल गई, जिसमें एटम नंबर 3 पर क्या है, दैट इज क्लोरीन। समझ आ गई ना बात। सो दिस इज व्हाट दैट अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इन रिमर्टिमन रिएक्शन है ना। एक ये था कि जब क्या हो, फिनॉल में OH की पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड हो तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, और क्या हो जाएगा, रिंग अपनी एरोमेटिसिटी भी लूज कर देती है। यहाँ जो CH2 बनता है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से उसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो पाता। और जब पायरोल पर क्या ट्राई किया जाता है, रिमर्टिमन रिएक्शन तो हो जाती है एटम नंबर 2 पर इसके साथ क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी मिल जाता है, दैट इज व्हाट दैट 3 क्लोरोपाइरिडीन। समझ आ गई बातें। उसके बनने का मैकेनिज्म हमने देख लिया, समझ आ गया सारा ही। तो अभी फिनॉल की सारे रिएक्शंस अपन देख चुके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो थे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रेडल क्रॉस अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रोजेशन, कपलिंग,
ये सारे रिएक्शंस अपन पहले ही पढ़ चुके थे जनरल वाले सेक्शन में। उसके अलावा जो रिएक्शंस थी ये सारा भी अब खत्म हो गया है अपना। अब इसके क्वेश्चंस अपन इकट्ठे लास्ट में करने वाले हैं, ठीक है।